बात होगी उत्तराखंड की। देहरादून से एक बड़ी खबर है और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी है। देहरादून में ओएनजीसी चौराहे के पास में यह हादसा हुआ। ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है। तस्वीरें इतनी ज्यादा दर्दनाक हैं कि वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसे में उन तस्वीरों को आप धुंधले तौर पर देख पा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं। ट्रक और कार की भीषण टक्कर में दर्दनाक मौत हुई है। 6 लोगों की, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। देहरादून में ओएनजीसी चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। देहरादून में दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की और दर्दनाक खबर भी, दुखद खबर। देहरादून में हादसा हुआ, भीषण हादसा। एक साथ 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौत हो गई। पूरी कार चकनाचूर हो गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में 3 लड़के 3 लड़कियां, इसके अलावा एक लड़के की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसा सोमवार देर रात करीबन 2 बजे देहरादून के ओएनजीसी चौराहे के पास हुआ। कार में एक साथ 7 लड़के और लड़कियां घूमने निकले थे जिनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियों की मौत हो गई। कार में सवार सभी लोगों की उम्र 25 साल से भी कम है। तो एक दर्दनाक हादसा देहरादून में ओएनजीसी चौराहे पर। रात को ये लोग घूमने के लिए निकले थे। 3 लड़के 3 लड़कियां जिनकी मौत हो गई है। एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। देहरादून में भीषण सड़क हादसा जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत। और जरा सोचिए कि ये परिवार के बच्चे होंगे। अब यहाँ पर अभी जस्ट इनकी जिंदगी में अब ये कह लीजिए कि एक शुरुआत हुई थी और एक अच्छी जिंदगी बनाने की, लेकिन इस बीच जिंदगी ही खत्म हो गई। 25 साल से भी उम्र इनकी कम थी जो बताई जा रही है। अभी तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 छात्राएं शामिल है, 3 छात्र, एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। मृतक और घायल सभी प्राइवेट कॉलेज के ही छात्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि पूरी कार के परखच्चे उड़ गए। किसी तरह कार को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। एक का नाम गुनीत है जिसकी उम्र मात्र 19 साल है जो कि देहरादून की रहने वाली है। कुणाल कुकरेजा का एक नाम है और नव्या जिसमें एक और लड़की है, अतुल अग्रवाल एक और लड़के का नाम जिनकी मौत हुई है, कामाक्षी। सबकी उम्र लगभग 19, 20, 24 तक है जिन लोगों की मौत हुई है। तो एक दर्दनाक हादसा। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं इसमें आप देख पाएंगे जो कार थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और कार इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई कि उसके परखच्चे उड़ गए और उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको सड़क पर बिखरे हुए नजर आएंगे और उसी तरीके से लोग भी आपको नजर आएंगे। जो शव थे वो कार में इतनी बुरी तरीके से फंस गए थे कि उनको कार काट कर बाहर निकालना पड़ा। बेहद दर्दनाक हादसा। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश थपलियाल जुड़ गए। हरीश, हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बेहद दर्दनाक हादसा, देख भी नहीं पाएगा कोई इन तस्वीरों को। हादसा देर रात करीब 2 बजे के आसपास का है और प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि जो इनोवा कार है वो बहुत तेज रफ्तार में थी जिसकी वजह से कार जो है ट्रक से टकरा गई और हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए जिसमें मौके पर ही जो है 6 लोगों की जो है डेथ हो गई है और एक उसमें घायल बताया जा रहा है। टोटल जो है 7 लोग सवार थे और ये बताया जा रहा है कि ये देहरादून में हायर एजुकेशन की स्टडी करने वाले स्टूडेंट थे और ये कुछ दिल्ली और हिमाचल के रहने वाले थे। आपस में फ्रेंड दोस्त थे और जिसकी वजह से जो है ये रात को डिनर के लिए निकले हुए थे और जिस दौरान ये बड़ा हादसा जो है सामने आया है। पुलिस ने जो 6 डेड बॉडीज है उनको पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है और परिजनों को जो है सूचना दे दी है। जी, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरह से ये घटना पूरी घटी, मतलब जिसमें कार के इतनी बुरी तरीके से परखच्चे उड़ गए? लोग हाई स्पीड में थे, क्या इनकी कार टकराई या पलट गई? कैसे ये पूरी घटना घटी? बिल्कुल यही बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया पुलिस सूत्रों के अनुसार कि ये जो है तेज रफ्तार में थी। रफ्तार जो है करीब 90 से 100 के बीच में रही होगी और इस वजह से जो है ये भयानक हादसा हो गया जिसमें मौके पर ही जो है 6 लोग जो है वो उनकी जो है डेथ हो गई है। तो जिस ट्रक से टक्कर हुई थी, क्या वो ट्रक चालक या वो ट्रक अभी पुलिस के कब्जे में है? बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि जिस ट्रक पर जो है इनोवा कार की टक्कर हुई है, ये बताया जा रहा है कि मौके से जो है जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। पुलिस उसकी जो है
पकड़ में तलाश कर रही है और जल्द ही जो है पुलिस का दावा है कि जो है जो ट्रक चालक है जो मौके से फरार हुआ था उसको जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है कि ताकि जो है हादसे की तस्वीर का जो है पता लग सके कि किस वजह से जो है हादसा हुआ है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आज यमुना घाटी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में वो शिरकत करने वाले हैं। डामटा में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में आप शामिल होंगे सीएम धामी। डामटा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम धामी के दौरे को लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, यमुना घाटी के दौरे पर सीएम पुष्कर धामी और आज सीएम पुष्कर धामी क्रीड़ा सांस्कृतिक विकास मेले में शामिल होंगे। और आमतौर पर भी आपने कई दफा उनको देखा होगा, युवाओं के साथ में एक तालमेल बिठाते हुए वो नजर आते हैं। और खुद भी देखिए काफी यंग सीएम है। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हालांकि पूरी की जा चुकी हैं। जो कार्यकर्ता उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुना घाटी के दौरे पर सीएम पुष्कर धामी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेला जिसका आयोजन हुआ है डामटा में, यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और हरीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, आज जिस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंच रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी है और कब तक पहुंचेंगे सीएम धामी? जी बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी का यमुना घाटी दौरा है और डामटा में जो वहां पर पारंपरिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है शिरकत करेंगे। और जो यमुना घाटी के इलाका है वो जौनसार, रवाई और जौनपुर, 3 जगहों का पारंपरिक परस्पर ये जो है कार्यक्रम होता है, हर साल होता है और बहुत भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। एक तरह का ये लोक पर्व है और खासतौर पर ये इगास के पर्व के दौरान मनाए जाने वाला जो उत्सव है इसको मनाते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत करेंगे और ये भी माना जा रहा है कि बड़ी सौगात यमुना घाटी के लिए पुष्कर सिंह धामी आज दे सकते हैं। बड़ी सौगात दे सकते हैं। आपके पास वापस लौट रहे हैं हरीश, ज्यादा जानकारी लेंगे और तमाम खबरों पर। लेकिन यमुना घाटी के दौरे पर रहेंगे क्रीड़ा सांस्कृतिक विकास मेला जिसमें शिरकत करने वाले हैं पुष्कर धामी। इगास का मौका है और इगास के मौके पर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। इस बीच बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव की। और रुद्रप्रयाग जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। केदारनाथ विधानसभा में 162 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव नोडल अधिकारी एडीजी एपी अंशुमान ने निर्देश दिए हैं। चुनाव के मद्देनजर गश्त और चेकिंग के भी निर्देश हैं। तो देखिए, सभी की निगाहें केदारनाथ में होने वाले इस उपचुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर की जा रही हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो पाए। हरीश मेरे साथ है। हरीश, केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी क्या कुछ तैयारियां हैं? उपचुनाव में अधिकारियों की तैनाती है, मतदान केंद्र कौन कौन से होंगे तय हो चुका है और इसके अलावा क्या कुछ खास जानकारी? उत्तराखंड के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश के लिहाज से केदारनाथ उपचुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे देश भर में मैसेज जाएगा कि केदारनाथ सीट से जो है कौन से राजनीतिक दल जो है सफलता हासिल कर पाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी। और अब ये माना जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, उनकी वहां पर मजबूत स्थिति है। कमोवेश जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज रावत, वो भी दावा कर रहे हैं जीत का। तो ये आज जो है ये जो पूरा राजनीतिक वहां पर जो माहौल है बड़ा रोमांचक है और बीजेपी और कांग्रेस की वहां पर जो है आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि केदारनाथ के विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि बीजेपी जो है विकास पर जो है विश्वास करती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं को लेकर के केदारनाथ विधानसभा में बड़ी जो है घोषणाएं की थी, चाहे वो केदारनाथ पैदल मार्ग की बात हो या फिर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी जो है ग्राउंडिंग उनकी हो रही है। इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी निर्देश दिए हैं। तो कह सकते हैं कि केदारनाथ को लेकर के सरकार का मेन फोकस है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ उपचुनाव में जो है नजर बनाए हुए हैं और संगठन के जरिए जो है जानकारी जुटा रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ पर मुख्य तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है कि केदारनाथ का जो उनका प्राइम प्रोजेक्ट है उसकी भी वो जो है फीडबैक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी जो है भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। जी, मतलब ये मानकर चल सकते हैं कि उपचुनाव में भी
चुनाव जैसी तस्वीर इस वक्त आ रही है, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं खुद पुष्कर धामी कई दफा दौरे कर चुके हैं, कई घोषणा जिनका जिक्र भी आपने किया, कई घोषणाएं भी की हैं। वही विपक्षी पार्टियों की ओर से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? जी देखिए, यदि विपक्षी पार्टियों की हम बात करें, विपक्ष का बात करें तो विपक्ष लगातार जो है आरोपों के हमले कर रहे हैं सरकार पर। वो कह रहे हैं कि केदारनाथ में जो यात्रा व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, सरकार हर तरीके से फेल्योर है। तो इन तमाम जो है आरोपों को जो है कांग्रेस जो है भुनाने की कोशिश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो केदारनाथ विधानसभा में नहीं है, इसको लेकर भी कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है सरकार पर। जी बहुत शुक्रिया हरीश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग होगी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टीज पूरी ताकत के साथ में उतरी हुई नजर आ रही हैं। और क्योंकि बात अगर केदारनाथ विधानसभा की जाती है तो देखिए, क्योंकि यहां पर साख दांव पर लगी है दोनों ही पार्टीज की। एक तरफ खुद क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से लगाव है और जिस तरीके से वो उत्तराखंड को लगातार प्रमोट करते हैं, उसमें अगर केदारनाथ की बात करते हैं भावनात्मक तौर पर, धार्मिक तौर पर लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में सुविधाओं की बात पुष्कर धामी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर और बेहतर सुविधाएं देंगे, क्योंकि टूरिज्म फैक्टर से भी और धार्मिक फैक्टर से भी, दोनों लिहाज से केदारनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल फैक्टर से भी। तो ऐसे में जोर आजमाइश लगातार जारी है। अब देखना होगा कि नतीजे क्या कुछ कहते हैं, किस पार्टी को यहां पर मिलती है बढ़त और कौन रह जाएगा पीछे। ये सब कुछ जनता तय करेगी और इसके लिए जनता का फैसला 20 तारीख को तय होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन। आपने भारतीय मूल्यों और परंपराओं को एक नई दिशा दी है। भारत माता के महान सपूत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सनातन संस्कृति के संवाहक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपने आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय मूल्यों और परंपराओं को एक नई दिशा दी है, जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आपके विचार और आदर्श सदैव हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे। ये सीएम धामी की ओर से आप ये बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उन्होंने जो प्रयास किए, उनके जो अथक प्रयास हैं, उनका जिक्र किया है और किस तरीके से उनके ये प्रयास पथ को प्रदर्शित करेंगे, इसका जिक्र पुष्कर धामी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पुष्कर धामी ने एक और पोस्ट किया है। प्रदेशवासियों को देवोत्थान एकादशी की शुभकामनाएं दी हैं। देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई दी है प्रदेशवासियों को। तो देखिए, उन्होंने एक्स पर बाकायदा इसके लिए पोस्ट किया है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी है और ऐसे में देवोत्थान एकादशी ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अनुसूचित जाति के सम्मेलन के साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पिछले 3 माह से लगातार केदारनाथ के अंदर चल रहा है। कल बड़ी संख्या में वहाँ पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं वहाँ रहना होगा और उसके बाद हमारा एक दिन पूर्व सैनिकों का सम्मेलन वहाँ करने वाले गणेश जोशी जी हमारे वहाँ उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारा आईटी का भी एक बड़ा वहाँ पर हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारे मनीष खनूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस कार्यक्रम में रहेंगे। अनेकों नेताओं के कार्यक्रम हमने बूथ केंद्रित तय किए हुए हैं। तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जाने वाले हैं या मेरा भी जो कार्यक्रम है, तो प्रत्येक बूथ केंद्रित कार्यक्रम रचना बनी है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि केदारनाथ सीट ये भाजपा की अपनी परंपरागत सीट है, उस सीट को हम जीतेंगे। देखिए, दिवाली का त्योहार तो पूरे देश भर में मनाया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दिवाली के 11 दिन बाद लोक पर्व के रूप में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसे कहते हैं इगास बगवाल। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान राम जब रावण के वध के बाद वनवास से वापस लौटे अयोध्या, तो लोगों ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। जबकि गढ़वाल क्षेत्र में भगवान राम के लौटने की खबर
दिवाली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली। यही कारण है कि पहाड़ वासियों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए एकादशी को दीपावली का त्योहार लोक पर्व के रूप में मनाया। इसे कहते हैं इगास बग्वाल या फिर बूढ़ी दीपावली। इस दिन गाय और बैल को पूजा जाता है। इगास बग्वाल के मौके पर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने दिल्ली आवास पर लोक पर्व मनाया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की। वैसे तो बीजेपी सांसद हर साल ये पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के पहुंचने से ये पर्व और ज्यादा खास हो गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने देवस्थानम विधेयक को खत्म किए जाने और 31 जुलाई को केदारनाथ में आई दैवीय आपदा के त्वरित प्रबंधन के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। कहा, देवस्थानम एक्ट को समाप्त करके मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थ पुरोहित समाज मंदिर के हकूक धारियों और केदार घाटी के निवासियों की भावना का सम्मान किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए केदार सभा के अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवान केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं और जब भी केदार घाटी के लोगों ने उनसे अपने अधिकारों को लेकर गुहार लगाई, तब उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान किया। भगवान श्री केदारनाथ जी के अनन्य भक्त और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो देवस्थानम बोर्ड था वो विधेयक वापस लिया और अभी जो त्रासदी आई उसमें भी उन्होंने तुरंत तत्परता से जो कार्य किया है और जो दूसरे चरण की यात्रा रही बहुत बढ़िया सुकुशल रही और मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। और वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल मंडल की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक नगरी श्रीनगर गढ़वाल को 2 नए शिक्षण संस्थान मिलने जा रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तैयारी में जुटा है। कॉलेज प्रशासन ने पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि के चयन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही पैरामेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसके लिए अभी वर्तमान में कोई अलग से भवन मौजूद नहीं, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से काम चलाऊ व्यवस्था के जरिए पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का पढ़ाई का कार्य हो रहा था, जबकि नर्सिंग कॉलेज खुलने के बाद गढ़वाल मंडल के छात्र छात्राओं को दूर अन्य कॉलेजेस की दौड़ अब नहीं लगानी होगी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर CMS रावत ने बताया कि पैरामेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए GVK की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन हुआ है और एक्विजिशन भी लगभग पूरा हो चुका है।